गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ये है यूनिट फर्स्ट का टॉपिक। आई एम डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनमें उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, मोनोसैकेराइड्स के बारे में, ये हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड के से जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उनके बारे में देखेंगे एंड डाइसैकेराइड्स भी हम इसमें स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट में हम पॉलीसैकेराइड एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में एज यूजुअल CSIR नेट लाइफ साइंसेस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो यूनिट फर्स्ट का पोर्शन है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। पॉलीएल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है CHO ग्रुप, और जो कीटोन ग्रुप होता है वो CrCO ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर अटैच्ड हैं उसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के अंदर सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंड होकर के फॉर्म करती है। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड्स भी आते हैं, ट्राइसैकेराइड्स भी आते हैं, टेट्रासैकेराइड्स भी आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो थर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इसमें लॉन्ग चेन होती है मोनोसैकेराइड की। 100 से 1000 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स जुड़ करके पॉलीसैकेराइड्स बनाती है। ये वाले जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये बेसिकली नॉन शुगर्स होते हैं, तो इनको हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठे नहीं होते टेस्ट में, इसलिए इनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। नाउ हम देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है। ये यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर में आसानी से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मोनोसैकेराइड है वो है डी ग्लूकोज। इनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे। जैसे अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है तो टेट्रोस कहेंगे, 5 कार्बन का है तो पेंटोस कहेंगे, 6 कार्बन का है तो हेक्सोस कहेंगे। इसको आप डाइसैकेराइड से मत कंफ्यूज होना, मतलब जो हम ओलिगोसैकेराइड्स में करते हैं, अगर 4 सैकेराइड्स यूनिट जुड़ी हुई होती है तो हम उसे टेट्रोजेस कहते हैं, टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं। और अगर 5 उसमें सब यूनिट्स मोनोसैकेराइड तो उसको हम पेंटासैकेराइड कहते हैं। तो पेंटासैकेराइड और पेंटोस, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं जनरली बता रही हूँ, यहाँ सिर्फ एक ही यूनिट है जिसके अंदर 5 कार्बन है, वहाँ वैसी 5 यूनिट है इसलिए उसे पेंटा और पीछे सैकेराइड लगा हुआ है, और यहाँ पे हम पेंटोजेस कहते हैं क्योंकि ये 5 कार्बन की सब यूनिट है। तो इसलिए हम कार्बन नंबर के हिसाब से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद में हम इसको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज शुगर है, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज शुगर है। नाउ हम देख लेते हैं, ये हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट वाला जो मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इज़ वेरी इजी। आप 6 कार्बन बनाओगे बिकॉज इट इज़ एन हेक्सोज शुगर। जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसके अंदर थर्ड पोजीशन में ही थोड़ी सी वेरिएशन है, बाकी स्ट्रक्चर इजी टू अंडरस्टैंड है।
ना जो सबसे सिंपलेस्ट अगर हम देखें मोनोसैकेराइड, तो सबसे कम नंबर का कार्बन जिसमें मोनोसैकेराइड पॉसिबल है दैट इज़ 3 कार्बन। तो इसलिए ट्राइओजेस सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इसके अंदर हम दोनों फॉर्म्स देखेंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड इसकी एल्डोज शुगर वाली फॉर्म है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसकी कीटोन शुगर वाली फॉर्म है। अब इसमें एल्डिहाइड और कीटोन वाली फॉर्म में आप देख सकते हो ग्लिसरैल्डिहाइड में जो फर्स्ट हमारा कार्बन है दैट इज फंक्शनल ग्रुप CHO। तो CHO ग्रुप इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए ये ग्लिसरैल्डिहाइड एक एल्डोज शुगर है। और इन टर्न अगर हम एक कीटोन शुगर देख रहे हैं सिंपलेस्ट वाली 3 कार्बन की, तो यहाँ जो सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है ये फंक्शनल ग्रुप है CO। तो RCO जो ग्रुप है, तो ये जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इट इज़ एन कीटोन शुगर। नाउ हम देख लेते हैं कि ग्लिसरैल्डिहाइड जो अभी हमने स्टडी किया था, इसका जो सेकंड कार्बन था ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक था। एसिमेट्रिक मतलब इस कार्बन पे चारों डायरेक्शन में जो ग्रुप्स अटैच थे वो सारे अलग अलग ग्रुप थे, इसीलिए ये वाला कार्बन क्या कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है। कायरल मॉलिक्यूल्स सिर्फ ऐसा ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ में नहीं होता, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कायरल होते हैं। कायरल का मतलब ही ये है एक कार्बन पे चारों डायरेक्शन में अलग अलग ग्रुप्स अटैच होना। और जो भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनैंशियोमर्स बनाते हैं। इनैंशियोमर्स का मतलब क्या है, इनैंशियोमर्स का मतलब ये होता है कि जैसे एक बीच में मिरर रख दिया हो तो उसकी जो इमेज दिख रही होगी उसे हम इनैंशियोमेरिक फॉर्म कहते हैं। और ये जो मिरर इमेजेस होती हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने अपने दोनों हाथों को देखो, लाइक आपका राइट हैंड है और आपका लेफ्ट हैंड है। तो जो आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है बिल्कुल शेप एंड साइज में सेम है और एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं। लेकिन जब आप इन दोनों हैंड को ऊपर की तरफ रख के ही ओवरलैप करोगे तो आप देखोगे दोनों थंब बाहर निकल रहे हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो जो इनैंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, तो इनैंशियोमर्स की क्या क्वालिटी है, डेफिनेशन अगर हम देखें, इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर 2 कन्फिगरेशन पॉसिबल हैं। इसमें 3 कार्बन है तो इसके पास में एक ही कायरल कार्बन एटम पॉसिबल है। क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन एटम जो है वो कायरल कार्बन है, इसीलिए इस ग्लिसरैल्डिहाइड की जो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन होती है वो D फॉर्म में होती है या L फॉर्म में होती है। अब यहाँ आप D फॉर्म के अंदर देख रहे हो जो सेकेंड कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है, राइट हैंड साइड में, इसलिए ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है। और एल फॉर्म में आप देख रहे हो सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप अटैच्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। और हम इसको कायरल क्यों कह रहे थे, आप देख सकते हो सेकेंड कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। सेकेंड कार्बन से ऊपर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल है। और अगर आप उसके नीचे देखोगे तो CH2OH ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसमें चारों जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं उसमें अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसलिए ये कायरल होता है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद में कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, लेफ्ट साइड में है तो वो L है और राइट साइड में है तो D है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें एक कायरल सेंटर नहीं होता, क्योंकि ग्लिसरैल्डिहाइड तो 3 कार्बन कंपाउंड है तो उसमें एक ही कायरल सेंटर होगा। लेकिन अगर हम हेक्सोज शुगर को देखें तो हेक्सोज में 6 कार्बन है तो इसके कायरल सेंटर ज़्यादा होंगे। तो अगर इसके कायरल सेंटर ज़्यादा हैं तो वो कितने इनैंशियोमर्स बनाएगा, तो सपोज हम ग्लूकोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन एटम है। इनैंशियोमर्स का फॉर्मूला होता है 2n = 2 to the power of 4, क्योंकि 4 कायरल कार्बन है, यहाँ n हमारा कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज 16। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि CSIR नेट में इनैंशियोमर्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्लूकोज के 4 कायरल कार्बन एटम देख लेते हैं। तो ये हमारे ग्लूकोज के 4 कायरल कार्बन एटम है और इससे 16 इनैंशियोमर्स पॉसिबल हैं।
अब अगर आपको ग्लूकोज को डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज लिखना है तो किस बेसिस पे लिखोगे? उसकी एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन के बेसिस पे। और एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन हम ऐसे मोनोसैकेराइड्स में मानते हैं कि हम वो वाला कायरल कार्बन एटम कंसीडर करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से फारदेस्ट होता है, सबसे दूर होता है। तो आप इसमें जो सबसे नीचे वाला डायग्राम में देख रहे हो ब्लू बॉक्स, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन एटम कौन सा है? फिफ्थ वाला। तो अगर आपके पास में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है और फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से आप ग्लूकोज की डी फॉर्म या एल फॉर्म डिसाइड करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं एपीमर्स। एपीमर क्या होते हैं? एपीमर का मतलब होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिंगल कार्बन एटम में डिफरेंस होना। और वो सिंगल कार्बन एटम जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो रहा है वो क्या है? एनोमेरिक कार्बन। वो जो है वो बेसिकली एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए। एनोमेरिक कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन कहते हैं, तो वो एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है डी ग्लूकोज का। तो एपीमर आपको पता है स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब पोजीशन बदलना, है ना। तो यहाँ पे हम पोजीशन देख रहे हैं। डी ग्लूकोज का एक एपीमर है डी मैनोज। पोजीशन कौन से कार्बन पे चेंज हुई है? सेकेंड कार्बन पे। और डी ग्लूकोज का दूसरा एपीमर है गैलेक्टोज। कौन से पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये भी इस तरह के क्वेश्चंस पे CSIR नेट में आए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ मोनोसैकेराइड्स जिनके अंदर 5 या 6 कार्बन होते हैं, मतलब पेंटोजेस और हेक्सोजेस। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करना होता है। तो वो क्या बनाते हैं? हेमी एसीटाल बनाते हैं। अब यहाँ आपने जो फर्स्ट लिया है वो एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को आपने एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है और उसने क्या फॉर्म बनाई है? हेमी एसीटाल। सिमिलरली अगर आप एक कीटोन को लेते हो और अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करते हो तो क्या बनता है? हेमी कीटाल बनता है। और ये जो हेमी एसीटाल और हेमी कीटाल बनता है यही उस शुगर के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ ग्लूकोज के अंदर जो फर्स्ट कार्बन होता है वो फिफ्थ कार्बन के साथ में साइक्लिक जब स्ट्रक्चर बना रहा होता है तो क्या फॉर्म करता है? पायरेनोज फॉर्म करता है। ये उसकी पायरेनोज फॉर्म है। यहाँ आप सेंटर में ओपन चेन देख रहे हो। अगर फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ में रिएक्ट करेगा तो पायरेनोज फॉर्म बनेगी। लेफ्ट साइड में 99% फॉर्म्स पायरेनोज फॉर्म होती हैं ग्लूकोज के लिए, लेकिन लेस देन 1% फ्यूरेनोज भी बन सकती है। अगर फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो फ्यूरेनोज फॉर्म बनाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है। आप इसमें क्लियरली देख रहे हो कि डी ग्लूकोज किस तरह से पायरन फॉर्म बना रहा है। और पायरन फॉर्म एक 6 मेंबर रिंग होती है जो आपको दिख रही है। नाउ इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर पायरन फॉर्म हो या फ्यूरन फॉर्म हो, डायास्टीरियोमर्स पॉसिबल है। अब डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, अल्फा या बीटा। तो ये हम डिसाइड करते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की साइड में प्रेजेंट है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज है, और वही अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये फ्यूरन फॉर्म है। फ्यूरन फॉर्म जो ग्लूकोज की मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन से रिएक्ट होता है, पेंटागोनल फॉर्म होती है, तो इसको फ्यूरन फॉर्म कहते हैं। और फ्यूरन फॉर्म में भी अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की डायरेक्शन में प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे तो वो अल्फा डी ग्लूकोज है, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की डायरेक्शन में प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे तो वो बीटा डी ग्लूकोज है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कीटोन शुगर है। अभी हमने एल्डोज शुगर का देखा था, तो ये कीटोज शुगर है। फ्रक्टोज भी क्या करती है? पायरन फॉर्म भी बनाती है और फ्यूरन फॉर्म भी बनाती है। अब इस फ्रक्टोज के डायग्राम में आप देख रहे हो फर्स्ट कार्बन ब्लैक से मार्क्ड है CH2OH, और जो सिक्स्थ कार्बन है वो CH2OH से मार्क्ड है, ठीक है। अगर ये जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। तो फ्रक्टोज के केस में सेकेंड कार्बन रिएक्ट करेगा या तो फिफ्थ कार्बन के साथ में या फिर सिक्स्थ कार्बन के साथ में। अगर सेकेंड कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है तो वह फ्यूरन फॉर्म बनाता है, और अगर सेकेंड कार्बन सिक्स्थ कार्बन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो पायरन फॉर्म बनाएगा फ्रक्टोज के अंदर। और इसमें भी अल्फा एंड बीटा फॉर्म पॉसिबल है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? यही जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म का इंटर कन्वर्जन होता है
एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, इस प्रॉपर्टी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, बीच में ओपन चेन बनाएगा, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है, बीच में ओपन चेन बनाएगा। म्यूटा रोटेशन कब होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 37% अल्फा फॉर्म होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और 63% बीटा फॉर्म होती है, और लेस देन 1% ओपन चेन होती है। ओपन चेन मतलब क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है ना, इसीलिए। अल्फा फॉर्म में मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन में नीचे की डायरेक्शन में होता है, और बीटा फॉर्म में हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन में ऊपर की डायरेक्शन में होता है। तो ये जो दोनों एनोमर्स होते हैं, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। अल्फा डी ग्लूकोज को अगर आप अलग से एज अ सॉल्ट लोगे तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है +112 डिग्री। यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन किससे रिलेटेड है? लाइट से, कि लाइट को कितना रोटेट करते हैं। और कौन सी लाइट है? ये प्लेन पोलराइज लाइट, जो मैं आपको म्यूटा रोटेशन के जस्ट थोड़ी देर बाद में बताऊंगी कि प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। तो उस लाइट को क्या करते हैं, ये रोटेट कर देते हैं। किस एंगल पे रोटेट करते हैं? +112 डिग्री पे। सिमिलरली अगर हम बीटा डी ग्लूकोज देखें तो बीटा डी ग्लूकोज करती है उस लाइट को +19 डिग्री एंगल पे रोटेट करती है। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देखोगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितने एंगल पे रोटेट करेगी? +52 डिग्री पे। ऐसा क्यों होता है? ना वो अल्फा डी की प्रॉपर्टी शो कर रही है, ना वो बीटा डी की। अगर आप कोई भी अल्फा डी लोगे, उसको डिसॉल्व करोगे तो अल्फा डी बीटा डी में कन्वर्ट हो रही होगी, इसीलिए ना 112 डिग्री एंगल होगा, ना 19 डिग्री एंगल होगा, +52 डिग्री एंगल होगा। सिमिलरली अगर आप बीटा डी को डिसॉल्व करोगे तो वो अल्फा डी में कन्वर्ट हो रही होगी, तो एंगल +52 डिग्री होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? म्यूटा रोटेशन। तो अब मैं आपको बता रही हूँ रोटेट क्या कर रहे थे, जो स्पेसिफिक रोटेशन की हम बात कर रहे थे वो क्या था। आप कोई भी नॉर्मल लाइट देखोगे उसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शंस में होती है। जब आप उस लाइट को जो वाइट लाइट होती है उसको आप निकोल प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करते हो, तो जो आपके पास में लाइट ऑब्टेन होती है उसके अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं, फील्ड्स होती हैं, लाइट की फील्ड वो एक ही डायरेक्शन में होती है। ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब यही प्लेन पोलराइज बीम आप किसी सोल्यूशन से, किसी मटीरियल से पास ऑन करते हो तो उस मटीरियल की कंसिस्टेंसी इस लाइट को रोटेट करती है। वो जिस एंगल पे रोटेट करती है वो एंगल उसका स्पेसिफिक रोटेशन का एंगल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम ये वो जो एस्पेक्ट था वो देख लेते हैं। डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन सा स्पेसिफिक रोटेशन का एंगल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में अल्फा लिख के, +52 डिग्री इसका एंगल होता है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री होता है, और ये बीटा डी ग्लूकोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री होता है। अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ओपन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ओपन फॉर्म फिर बीटा में कन्वर्ट होगी, इसीलिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर में +52 डिग्री होगा। और सेम एस्पेक्ट बीटा से अल्फा में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो यूजुअली आता है। आपने एक सोल्यूशन लिया है डी ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, सॉरी, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है +80.2 डिग्री है। ये स्पेसिफिक रोटेशन कौन सी बात के लिए बता रहा है? इक्विलिब्रियम मिक्स का बता रहा है, +80.2 डिग्री। मतलब अल्फा डी का और बीटा डी का स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है। अब अल्फा डी का इसमें मेंशन किया हुआ है +150.7 डिग्री, और बीटा डी का मेंशन किया हुआ है +52.8 डिग्री। अब आपको बताना है उस मिक्सचर में अल्फा डी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और बीटा डी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि अल्फा डी कितना है और बीटा डी कितना है, तो हम अल्फा डी को x मान लेते हैं। तो बीटा डी कितना होगा? 1 - x होगा ऑब्वियसली। अब अगर आपको अब इसकी इक्वेशन बना के सॉल्व फॉर x करते हैं ना मैथ्स में, वैसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको पता है अल्फा डी की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? +150.7 डिग्री। तो 150.7 डिग्री रोटेशन वाली अल्फा डी ग्लूकोज की अमाउंट, तो 150.7 डिग्री इंटू x करेंगे। और सिमिलरली जो बीटा डी है उसकी कितनी है? 52.8 डिग्री। तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट थी? 1 - x इंटू +52 डिग्री। तो इन दोनों की अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर की रोटेशन आनी चाहिए, वो है +80.2 डिग्री। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें सिंपली सॉल्व फॉर x करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड वील सॉल्व फॉर x। तो इसमें इस तरह से जब हम सॉल्व फॉर x करेंगे तो आपके पास में
ये लास्ट में 97.9x इज इक्वल टू 27.4 आ जाएगा। आप x के लिए सॉल्व करते हो तो आपके पास में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.28 आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है, 28%, और बीटा डी कितनी है, वो 100 में से आप 28 माइनस करोगे तो 72% आपके पास में बीटा डी गैलेक्टोज प्रेजेंट है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए आपको म्यूटा रोटेशन से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो मतलब मोनोसैकेराइड से बनने वाले डेरिवेटिव्स, दे आर ग्लाइकोसाइड्स, शुगर एसिड, शुगर अल्कोहल, अमीनो शुगर। ये हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।